नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पर्सनल डाटा का गलत इस्तेमाल करने पर कंपनियों पर लगेगा 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। सरकार ने जारी किया डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। अब अपने लिए फर्जी रिव्यू कराना ई कॉमर्स कंपनियों को पड़ेगा भारी। सोमवार को पेनाल्टी के प्रावधान वाला गाइडलाइन सरकार कर सकती है जारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। आतंकवाद के खात्मे के लिए नेटवर्क तोड़ना जरूरी। दिल्ली में आतंकवादी फंडिंग रोकने पर नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान ने बनाई है दूरी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में रहा उतार चढ़ाव। पीएसयू बैंकिंग में हुई खरीदारी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिखा दबाव। सेंसेक्स 87 और निफ्टी 36 अंक गिरकर बंद। गुजरात के चुनावी इतिहास में रैलीवार बीजेपी का एक दिन में 82 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार। बीजेपी ने दिया कॉर्पोरेट बॉम्बिंग नाम। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का गुरुग्राम में आफताब की पुरानी कंपनी में तलाशी। श्रद्धा के दोस्त का आरोप, श्रद्धा को मारता था आफताब। पुराने फोटो में भी चोट के निशान। अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक उड़ान। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में छोड़ा गया भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस। हैदराबाद के स्टार्टअप स्काई रूट ने इसरो के साथ मिलकर किया है तैयार। और खबरों की शुरुआत प्राइवेट डिजिटल डाटा से। दरअसल अगर आप कंपनियां आपके डाटा का गलत इस्तेमाल करेंगी तो उन पर 500 करोड़ रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है। हमने कुछ दिनों पहले ही बताया था आपको कि अब सरकार ने हमारी खबर पर इस पर मुहर लगाते हुए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। असीम से अपडेट लेते हैं इस पूरे खबर पर। असीम, बताइए, आपने खबर दी थी, अब खबर पर आपकी मुहर भी लग गई है। क्या कुछ डिटेल्स हैं इस वक्त आपके पास इस खबर पर? देखिए, सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। बुधवार को हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि सरकार जो है जल्द ही पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है जारी कर सकती है और डाटा का मिसयूज करने वाली कंपनियों के ऊपर भारी पेनल्टी जो लगेगी। तो अब सरकार ने डाटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जो जारी कर दिया है। इस बिल के तहत अगर कोई भी कंपनी जो है डाटा का मिसयूज करती है या उसके यहाँ से डाटा जो लीक होता है तो उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो लगाई जाएगी। कंपनियों के ऊपर उनके वायलेशन के हिसाब से पेनल्टी जो लगेगी, जो 10,000 से लेकर के 500 करोड़ रुपए तक जो है हो सकती है। इसके अलावा सरकार जो है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने की तैयारी जो है वो कर रही है। ये बोर्ड जो है किसी भी डाटा लीक की जांच जो है कर सकेगा। कहीं से अगर डाटा उसके मिसयूज का उसको खबर मिलती है तो उसकी जांच जो है वो भी कर सकेगा और जो भी कंपनी है उनके ऊपर 500 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी जो है लगा सकेगा। तो सरकार ने इसका ड्राफ्ट जारी करके सभी पक्षों से 17 दिसंबर तक राय जो है मांगी है। सरकार का इरादा है कि इसको आने वाले जो संसद का सत्र है उसके अंदर इस बिल को लेकर के लाया जाए और इसको वहां पे पास जो कराए। तो जल्दी एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो ला जो है और कानून जो है वो बन सकता है, जिसके तहत कोई भी कंपनी अगर डाटा का मिसयूज करती है तो उसके ऊपर 500 करोड़ तक की पेनल्टी जो है लग सकती है। आप बने रहे हमारे साथ असीम, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ई कॉमर्स कंपनियों को अपने लिए जो पॉजिटिव रिव्यू लिखवाते हैं वो लिखवाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस पर अब भारी पेनाल्टी उन पर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक कंज्यूमर मंत्रालय सोमवार को फेक रिव्यूज पर अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा। डिटेल लेते हैं इस पर एक बार फिर से असीम मनचंदा से। असीम, बताइए क्या कुछ है पूरी खबर? देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि जो ई कॉमर्स कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए फेक रिव्यूज जो है वो लिखवाती है, साथ ही अपनी रेटिंग को बढ़ा चढ़ा करके जो है वो दिखाती है। इतना ही नहीं, जो इनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके लिए नेगेटिव रिव्यूज जो है वो लिखवाती हैं। लेकिन अब ऐसा जो नहीं हो पाएगा। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार इनके ऊपर जल्दी शिकंजा कसने की तैयारी जो है कर रही है। सोमवार को कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय जो है फेक रिव्यूज के ऊपर एक फ्रेमवर्क जो है वो जारी कर सकता है। इसके बाद अगर कोई भी कंपनी जो है ऐसा पाया जाता है कि उसने फेक रिव्यूज लिखवाया, अपने लिए पॉजिटिव रिव्यूज लिखवाए या किसी दूसरी कंपनी के नेगेटिव रिव्यूज लिखवाए, तो उनके ऊपर भारी पेनल्टी जो लगेगी। ये पेनल्टी 10 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक जो है हो सकती है। इसके साथ साथ जो सीसीपीए है वो भी तैयारी कर रहा है कि वो सुनो मोटो इनके ऊपर कार्रवाई जो कर पाए। खासतौर पर कहीं उसको लगता है कि यहाँ पर रेटिंग जो है गलत दी गई है, उसका रिव्यू जो है पॉजिटिव जो है वो दिया गया है, तो कम जो सीसीपी है वो भी इसके ऊपर कार्रवाई जो कर सकती है। तो सोमवार
को कि खासतौर पर सरकार जो है फेक रिव्यूज को लेकर के एक गाइडलाइन जो है जारी कर सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस और साझा नीति का आह्वान किया। इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में 78 देशों के डेलीगेट्स और संस्थाएं शामिल हुए। आज इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद एक ग्लोबल खतरा है जिसके खिलाफ अस्पष्ट नीति की कोई जगह नहीं है। भारत ने आतंकवाद से मुकाबला किया है और एक हमले को भी हम बहुत ज्यादा मानते हैं। एक आतंकवादी को हथियार से खत्म किया जा सकता है, लेकिन टेररिज्म को खत्म करने के लिए लंबी रणनीति होनी चाहिए ताकि उनके फंडिंग के सोर्सेज को खत्म किया जा सके। Our intention is to bring the world together in taking the war against terrorism to the next level. Friends, I wish all the participants success in the deliberations over the next few days. I'm positive that you will help in attacking terror funding in all its dimensions. और अब बात करेंगे मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 87 पॉइंट गिरकर 61,663 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी और निफ्टी बैंक में आखिरी घंटे में निचले स्तर से रिकवरी हुई। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में खरीदारी और रियलिटी आईटी शेयरों में हल्का दबाव आज रहा, तो वहीं सबसे ज्यादा बिक वाली ऑटो पीएससी फार्मा शेयरों में रही और इंफ्रा एफएमसीजी एनर्जी शेयरों में आज दबाव दिखा। वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया का ये मानना है कि ग्लोबल बाजारों ने अंडर परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से मार्केट के वैल्यूएशन महंगे हैं। बाजार अभी कंसोलिडेशन कायम रह सकता है। पूरा ब्रॉड मार्केट देखे तो कंसोलिडेशन मार्केट ही रहेगा, कोई ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव साइड पे फेड की थोड़े ना इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हो जाएंगे। नेगेटिव साइड पे इकोनॉमी यूएस में, यूरोप में और एक तरह से इंडिया में भी थोड़ा है ना धीमी गति में हो जाएगी, ग्रोथ रेट कम आ जाएंगे। तो दोनों साइड एक पॉजिटिव नेगेटिव है। मार्केट एकदम सस्ता नहीं है, मार्केट एक तरह से थोड़ा महंगा ही है लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के हिसाब से। तो एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट है। अगला 6 महीना भी कंसोलिडेशन का ही अनुमान है। अब ये विद इन दिस कंसोलिडेशन मार्केट क्या अच्छा करेगा क्या खराब करेगा, हम लोग के हिसाब से यही मैं जिक्र करे आ रहा हूँ कि डोमेस्टिक इंडिया पे ही ध्यान देना चाहिए। जो ग्लोबल स्टॉक्स है, जो भी ग्लोबल रिलेटेड प्लेज है, वहां रिस्क ज्यादा है क्योंकि वहां स्लो डाउन का रिस्क ज्यादा है, वहां पे ना अर्निंग्स का खतरा ज्यादा है। जो डोमेस्टिक स्टॉक्स है उस पर फिर भी अभी भी है ना ग्रोथ अच्छा आना चाहिए और इसीलिए ना हम लोग की नजर उधर ही है। पेपर गोल्ड में ट्रेडिंग करने वाले कारोबारियों के लिए अब एक अच्छी खबर है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स में ट्रेड करने वालों का आईटीसी रिफंड नहीं अटकेगा। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्रालय जीएसटी से जुड़े नियमों में ढील देने पर विचार कर रहा है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं इस खबर पर हमारे साथ। आलोक, बताएं ईजीआर ट्रेंड पर क्या कुछ डिटेल है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो ईजीआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स में निवेश और ट्रेडिंग करने वाले कारोबारी हैं, उनको आईटीसी रिफंड के मोर्चे पर जल्द राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार जीएसटी से जुड़े हुए नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है। दरअसल इस मुद्दे पर सेबी ने एक प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजा हुआ है, जिसमें कहा है कि जो आईटीसी रिफंड का मामला है उससे कारोबारियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये जो आईटीसी रिफंड क्लेम करने की मंजूरी सिर्फ कन्वर्जन के समय पर मिलती है। ऐसे में कारोबारियों का रिफंड लंबे समय तक अटक जाता है। इस पूरे प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और इस पर हरी झंडी मिलने के बाद इस पूरे प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल में लेकर जाया जाएगा, तब जाकर इस पर एक अंतिम मंजूरी मिल सकेगी। दरअसल सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत देश में पेपर गोल्ड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की स्कीम की शुरुआत की थी, जिसमें सेबी ने हाल ही में बीएसई को मंजूरी दी थी और बीएसई के एक्सचेंज पर ईजीआर्स की ट्रेडिंग होती है और आने वाले दिनों में ये इस तरह की ट्रेडिंग एनएसई में भी शुरू हो सकेगी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आलोक आपका। और अब बात चुनावी दंगल की।
गुजरात के इतिहास में पहली बार एक ही दिन में एक साथ 82 विधानसभा सीट पर बड़े बड़े नेता जनसभा करने जा रहे हैं। बीजेपी ने गुजरात में यह प्रयोग किया है जिसको कॉर्पोरेट बॉम्बिंग का नाम दिया गया है। इसमें नेता पहले चरण की 79 सीटों में से 82 सीटों पर प्रचार करेंगे। ये सभी सीट सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की हैं। इस पर कॉर्पोरेट बॉम्बिंग जनसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ सहित अन्य नेता शामिल होंगे। इसके साथ आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी रैली करने अगले हफ्ते आएंगे। तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत, कन्हैया कुमार, दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम रैली के लिए आ चुके हैं। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता केतन जोशी। केतन, बताएं क्या कुछ जानकारी है इस वक्त आपके पास? देखिए, गुजरात के इतिहास में बीजेपी ने पहली बार इस तरह का आयोजन किया है कि एक साथ 82 सीटों पर बड़े बड़े नेता को उतारा गया है। पहले चरण के 89 बैठक पर चुनाव होना है, जहां पर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की सभी सीटों पर मतदान होगा पहले चरण में। तो 89 में से 82 सीटों पर आज केंद्र के 15 नेता और राज्य स्तरीय 14 नेताओं को उतारा गया है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक लगातार है वो पब्लिक मीटिंग होगी, बड़ी बड़ी जनसभाएं होगी। इसमें अगर हम बड़े नाम ले तो जेपी नड्डा है, फिर योगी आदित्यनाथ है, शिवराज सिंह चौहान है, गुजरात के मुख्यमंत्री है, तो केंद्र के 15 नेता है, अनुराग ठाकुर भी है। तो सौराष्ट्र में मोर्चा संभाला है और कुछ लोगों ने दक्षिण गुजरात में संभाला है। और जो बड़े बड़े नाम है उनको क्रॉस पूरा का पूरा एक सभा को भेजा गया है। मान लो कि सौराष्ट्र में 2 सभाएं करेंगे, वहां से वो आकर सीधे दक्षिण गुजरात में जाएंगे। तो बीजेपी ने पहली बार इस तरह से आयोजन किया है और हर एक नेता के हिस्से में कम से कम 2 सभाएं और ज्यादा से ज्यादा 4 सभा का आयोजन किया गया है। 4 से 5 चौपर भी रखे गए हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाया जाए। और हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस 22 तारीख से राहुल गांधी को मैदान में उतार रही है। अभी उनके कुछ नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो 20 तारीख से अरविंद केजरीवाल लगातार 3 दिन तक है वो गुजरात में दौरा करने वाले हैं। साथ में मनोज सिसोदिया भी रहेंगे। और रविवार से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के स्टार कैंपेनर है, एकमात्र चेहरा है, वो लगातार 3 दिन तक प्रचार करेंगे। यानी कि गुजरात की राजनीति में अब सरगर्मियां तेज हो गई है। अलग अलग पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में आज के दिन एक साथ 82 विधानसभा सीट पर अपने स्टार प्रचारक को भेजकर बीजेपी ने मानो एक रिकॉर्ड बना दिया हो। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका, केतन। और चुनावी शोर के बीच इस बार गुजरात के हीरा कारोबारियों की नेताओं और पार्टियों से क्या उम्मीदें हैं, इस पर भी केतन ने हीरा कारोबारियों से बातचीत की। आप भी सुने। गुजरात में 18 लाख से ज्यादा हीरा कारीगर है और नई सरकार से इस कारीगर को भी काफी उम्मीदें हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद के एक डायमंड यूनिट में मौजूद है। आइए हम बात करते हैं कि लोगों की क्या है उम्मीदें। जीतू भाई, ये बताइए कि नई सरकार से आप क्या चाहते हैं? पहली तो हमारी मांग है कि वीज दर में हमको राहत दी जाए डायमंड उद्योग को, और दूसरी मांग ये है कि व्यापारियों के जो पैसे फंस रहे हैं वो फ्रॉड हो रहे हैं उनके साथ, तो सीट की रचना तुरंत की जाए उनके लिए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं नई सरकार से? मैं ये चाहता हूँ जैसे बीमा जो हमारा काटती है उसमें हमारे लिए बीमा में कुछ योजना दे, कुछ दुर्घटना हो जावे जैसे हमारे परिवार को कोई मदद मिले, ऐसा चाहते हैं हम। अच्छा, एक युवा भी है जो यहाँ पर डायमंड वर्क का काम करते हैं। महीने कितना कमा लेते हो और तुम्हारी क्या सरकार से मांग है? महीने का 15 से 20 हज़ार मैं कमा लेता हूँ। सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग का जो प्रोफेशनल टैक्स कटता है पीटी, उसे हम सरकार से टैक्स तो हमारी सरकार लेती है हमसे, लेकिन पीएम आवास योजना हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि पीएम आवास योजना हम लोग हीरे वाले के लिए मिले, और जो इलेक्ट्रिक जो बाइक निकाली है उसके लिए भी हम लोग कुछ सब्सिडी मिले। सरकार से हम यही उम्मीद चाहते हैं। बिल्कुल, 2 महत्वपूर्ण मांग है। इलेक्ट्रिक बाइक पर अगर ज़्यादा सब्सिडी दे तो पेट्रोल डीजल का ये जो मसला है वो भी धीरे धीरे हल हो जाएगा, और आवास की भी मांग करते हैं। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या चाहते हो आप सरकार से? जो प्रोफेशनल टैक्स हर महीने कटता है उसमें राहत मिल जाए तो अच्छा है। कितना टैक्स कटता है और कौन लेता है टैक्स? ये प्रोफेशनल टैक्स कटता है हमारा पगार में से 200 रुपये से 250 रुपये के बीच में कटता है। कॉरपोरेशन लेती है? हाँ, कॉरपोरेशन लेती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी मांगे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा जो बिजनेस है सालाना 1.5 लाख करोड़ का है, जेम्स एंड ज्वेलरी का कारोबार, जिसमें गुजरात का योगदान काफ़ी बड़ा है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि ये जो डायमंड
गवर्नमेंट वर्कर्स की जो मांगे हैं उसको संज्ञान में लिया जाए। केतन जोशी, अहमदाबाद। ये तो रही लोगों की बात कि चुनाव में आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा गुजरात चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर तरीके से अलग अलग तरीके अपना रही है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पुतला जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग यहां आ रहे हैं और पुतले के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। बीजेपी ने इस तरीके के पुतले गुजरात में जगह जगह लगा रखे हैं। बीजेपी ने पुतले के बगल में एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें लोग अपने सुझाव लिखकर इसमें डाल रहे हैं। इसका मकसद ये है कि लोगों से ये जानना कि वे अपने आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं। और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज फिर एक वीडियो जारी किया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया है कि आप नेता मुकेश गोयल ने एमसीडी चुनाव के लिए वसूली की है। पात्रा ने कहा कि वीडियो में दिख रहा है कि कैसे आप नेता मुकेश गोयल ने एमसीडी अधिकारियों से वसूली की। यह उसका पूरा स्टिंग ऑपरेशन है। पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर आरोप की झड़ी भी लगा दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी एमएलए पेड़ हैं जो कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को पैसे का फल देते हैं। मुकेश गोयल जी कमाल हैं। मुकेश गोयल जी बहुत नॉन करप्ट व्यक्ति हैं। वो तो बिल्कुल भारत माता के लिए काम करते हैं। इस प्रकार के भाषण अरविंद केजरीवाल जी के हैं। और आज मुकेश गोयल जी किस प्रकार से उन्होंने पैसा मांगा और उनका पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी रखती है। फर्जी ऑडियो है और जो क्लिपिंग ली गई है वो भी एडिट करके इधर उधर से इकट्ठी की गई है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 वर्षों में जो नगर निगम का भ्रष्टाचार है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें दिल्ली पुलिस का सर्च अभियान अभी भी जारी है। आज पुलिस उसे लेकर गुरुग्राम गई, जहां उसकी पुरानी कंपनी में तलाशी ली गई। तो वहीं आफ्ताब के एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि आफ्ताब पहले से ही श्रद्धा के साथ मारपीट करता था। इसके अलावा पुलिस के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि आफ्ताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है। डिटेल लेते हैं इस पर। हमारे साथ हैं शालिनी कपूर तिवारी। शालिनी, बताएं क्या कुछ है इस मामले पर अपडेट अब तक? श्रद्धा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये पूरा मामला और ज्यादा उलझता चला जा रहा है। अब बड़ा सवाल ऐसे में ये कि आफ्ताब पुलिस को लीड दे रहा है या फिर मिसलीड कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि पहले का स्टेटमेंट आफ्ताब का जो था और अब का स्टेटमेंट जो है, दोनों में बहुत ज्यादा तब्दीली है। आफ्ताब के घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये जरा आप देख लीजिए आफ्ताब का घर, जहां पर जघन्य तरीके से हत्या की गई, पहले श्रद्धा की और फिर उसके बाद ये आफ्ताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और फिर उसके बाद उसके घर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर जो कि महरौली के जंगल है, वहां इन शव के टुकड़ों को ठिकाने उसने लगाया। ये उसका पहले का स्टेटमेंट था। लेकिन इस घर से लेकर के महरौली के जंगल से लेकर ये जांच अब 5 राज्यों तक फैल चुकी है। क्योंकि आज का जो ताजा बयान, जो खबर हमें पुलिस सूत्रों के हवाले से मिल रही है, वो ये है कि आफ्ताब की तरफ से ये कहा गया है कि उसने 35 टुकड़े नहीं किए थे श्रद्धा के शव के, बल्कि 18 से 20 टुकड़े किए थे। इसके अलावा ये भी उसने कहा कि उसने इन शवों के, इस शव के टुकड़े को देहरादून भी जाकर ठिकाने लगाया था। इसके अलावा जांच, क्योंकि पुलिस को अब बहुत ज्यादा भरोसा रह नहीं गया है आफ्ताब की बातों के ऊपर, वो संभवतः गुमराह करने की कोशिश कर रहा है पुलिस को। और यही वजह है कि गुरुग्राम, जहां वो काम करता था, नौकरी करता था, वहां भी दिल्ली पुलिस आज पहुंची पूछताछ के लिए। और श्रद्धा के शव के टुकड़े कहीं वहां भी तो ठिकाने लगाने नहीं पहुंचा था आफ्ताब, इस बात की तफ्तीश के लिए। तो अब आप ये समझिए कि पहले का स्टेटमेंट आफ्ताब का, जिसमें उसने ये कहा था कि 35 टुकड़े शव के किए, अब वो कह रहा है कि 18 से 20 टुकड़े किए। 5 राज्यों तक ये पूरा जाल बिछ चुका है पुलिस का। इसमें उत्तराखंड और हिमाचल शामिल है, क्योंकि इन दोनों ही जगह श्रद्धा और आफ्ताब घूमने गए थे और ये श्रद्धा की मौत के ठीक पहले था। तो उत्तराखंड, हिमाचल, इसके अलावा गुरुग्राम यानी हरियाणा, वहां भी पुलिस पहुंच चुकी है। दिल्ली में ये जांच पहले ही चल रही थी। इसके अलावा मुंबई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आफ्ताब श्रद्धा की हत्या के बाद सबसे पहले मुंबई गया था और उधर का उसने रुख किया था। तो 5 राज्यों तक अब ये जांच का जो पूरा दायरा है वो पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट के लिए आपका, शालिनी।
और महाराष्ट्र के गांव में बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया है। क्या इस तरीके से सार्वजनिक बैन लगाकर एडिक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। भारत ने अपने पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस के लॉन्च के साथ आज इतिहास रच दिया। दुनिया के सबसे किफायती रॉकेट में से एक विक्रम एस को आज सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। 6 मीटर लंबे रॉकेट का वजन 545 किलोग्राम है। इस रॉकेट की लॉन्चिंग के साथ मिशन प्रारंभ की शुरुआत हो गई। विक्रम एस देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है जिसे हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट ने इसरो के साथ मिलकर बनाया है। 200 इंजीनियर्स ने 2 साल में बनाकर इसे तैयार किया। विक्रम एस को प्राइवेट सेक्टर में प्रवेश से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। रॉकेट का नाम मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। गवार की पैदावार 100 लाख बोरी है या फिर 60 लाख, इस पर जानकारों के बीच तकरार छिड़ी हुई है और इसी वजह से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। एनसीडीएक्स पर गवार गम कम से कम 12,000 के करीब पहुंच गया है तो गंवार सीड भी 6,000 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसी पर गंवार मार्केट के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स के साथ होगी चर्चा, तो देखना ना भूलिएगा कम्युनिटी आउटलुक में हमारी खास पेशकश गंवार आर्या पार ब्रेक के बाद।